हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग कर रहे हैं सीडीपी का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये थ्योरी आपको 3 पार्ट में मिलेगी, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को भी हम लोग जल्दी ही कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कौन थे, इनके बारे में पहले जानते हैं। तो जीन पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना बहुत ही योगदान दिया है। एक बच्चे को समझने के लिए पियाजे की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने हर एक स्टेज को बहुत बारीकी से बताया कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। मीन्स किसी भी लर्निंग प्रोसेस में बच्चे का रोल एक्टिव होता है, जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। बच्चे इन्वायरमेंट में अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए बच्चे अपने आप से नॉलेज गेन करते रहते हैं। तो पियाजे का कहना था कि बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, अपने आप नॉलेज को गेन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंसेज ऑन डेवलपमेंट, विकास पर प्रभाव। पियाजे की जो थ्योरी थी उसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे आवर थिंकिंग प्रोसेस चेंज रेडिकली थ्रो स्लोली फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पियाजे के अकॉर्डिंग हमारी सोचने की प्रक्रिया धीरे धीरे बदलती है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाए। बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक चेंज आते रहते हैं। 4-5 दिन में चेंज नहीं दिखता है, सालों लग जाते हैं। ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों में या बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है वर्ल्ड को सेंस करने की, अपने आसपास के माहौल को जज करने की या एक्ट करने की इच्छा होती है। और इसी इच्छा के कारण बच्चा हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है या सीखने के लिए तत्पर रहता है। बच्चा इन्वायरमेंट के ऊपर एक्टिवली एक्ट करता है। तो ये रहा पियाजे के अकॉर्डिंग विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पियाजे ने 4 मुख्य कारकों की पहचान की जो हमारी सोचने की प्रक्रिया में बदलाव लाते हैं। पहला है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, दूसरा है एक्टिविटी, थर्ड वन सोशल एक्सपीरियंसेस एंड फोर्थ वन इक्विलिब्रियम। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन मीन्स इसका मतलब है कि बच्चों को हमेशा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए। रेडीनेस का कॉन्सेप्ट ने पियाजे ने ही दिया था। बच्चा जब तक परिपक्व नहीं हुआ है, मीन्स मैच्योर नहीं हुआ है अपने एज वाइज, तो वो अपने उम्र के ज़्यादा के लेवल का काम नहीं कर सकता है। अगर वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कम होता है। ये बच्चे की अपनी शारीरिक प्रक्रिया होती है, इसमें हमारा रोल कम होगा। हमारा रोल बस इतना ही होगा कि हम बच्चों को सही पोषण दें, प्रॉपर फूड दें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दें ताकि वो अच्छी तरह से मैच्योर हो पाए। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। मीन्स हम लोग अपनी इन्वायरमेंट पर क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, फिर उसी से सीखते हैं। इसे ही क्रियाकलाप कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, खेल कूद की हो सकती है या घर में हो सकती है, जैसे कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करना या कोई मैथमेटिकल गेम्स जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सब एक्टिविटी का पार्ट है। हम लोग हमेशा इन्वायरमेंट में एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही बच्चे भी हमेशा एक्टिव रहते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और उसी से सीखते रहते हैं। अब है सोशल एक्सपीरियंसेस। पियाजे ने भी सोशल एक्सपीरियंसेस की बात की है, हालांकि इसकी कम जिक्र की है। वे सोचते हैं कि बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस इतना डेवलप होता है कि बच्चों को सिर्फ इन्वायरमेंट देने से ही सीख जाता है, वो खुद इन्वायरमेंट में एक्ट करता है। सोशल एक्सपीरियंसेस का भी रोल होता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर या 26 जनवरी को हम जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एंड 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यह इन्फॉर्मेशन बच्चों को सोसाइटी से मिलती है। साथ ही बच्चों के पीयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चा अपने एज ग्रुप वाले के साथ अच्छे से बहस कर सकता है, फिर एक नॉलेज पर पहुंचते हैं। इस तरह बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। कॉग्निटिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए थे पियाजे ने। अब हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रेशन। ठीक है। तो मीन्स इसमें क्या होता है,
मीन्स जब बच्चा खुद नई चीज़ सीखता है और उसको लगता है कि पहले से जो चीज़ उसने सीखी हुई है उसमें नई चीज़ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो फिर उसके दिमाग में असंतुलन क्रिएट हो जाता है। फिर डिसइक्विलिब्रियम उसे मोटिवेट करता है कि आगे खोज करे कि ऐसा क्यों है। फिर वो इक्विलिब्रियम की प्रक्रिया पे आता है। तो ये संतुलन और असंतुलन की प्रक्रिया लगातार चलते रहती है और इसी के थ्रू नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये मेन 4 फैक्टर्स थे जो पियाजे ने दिए थे, जिसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेसिक टेंडेंसी इन थिंकिंग। मीन्स कि थिंकिंग में क्या टेंडेंसी होती है, उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो पहला है स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स मीन्स होती है योजनाएं। स्कीम्स थिंकिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। जो भी हम जानते हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से फिट होती है, वो सभी स्कीमा होती है या स्कीम्स होती है। जैसे हमें पता होता है कि स्कूटी कैसे चलानी है, बाइक कैसे चलानी है, तो ये स्कीमा है जो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होती है। और जैसे ये है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड स्कीमा। मीन्स कि जो भी हम देखते हैं उसका एक संगठित तरीका अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं और इसी को योजनाएं कहते हैं। अगर एक छोटे बच्चे की बात करें तो एक ड्रॉपिंग स्कीम होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो ड्रॉपिंग में कुछ खास चेंजेज नहीं होता है, क्योंकि ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो इस ड्रॉपिंग स्कीम्स के अंदर भी चेंजेज आने लगती है। अब बच्चा किसी चीज़ को जस्ट फेंकता नहीं है, फोर्सफुली फेंकता है, तो कभी आराम से फेंकता है। मीन्स बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, तो सभी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, अब दूसरा है चेंजेज विथ एज। ये एज के साथ चेंज होता है। जैसे एक छोटे बच्चे के पास स्कीम होते हैं जो आगे जाकर और डेवलप होती है। हो सकता है कि कुछ पुरानी स्कीम्स को भूल जाए तो कुछ नई स्कीम्स को अपने दिमाग में जोड़ ले। तो हम कह सकते हैं कि स्कीम्स चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होती है। ये इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते रहती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। हम जितनी भी स्कीम सीखते हैं उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। पियाजे मानते थे कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है जो पाई जाती है, मीन्स एक नॉर्मल इंसान भी ऑर्गेनाइज कर सकता है अपनी थिंकिंग को साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। यहाँ हम लोग देखे थे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें अपनी थिंकिंग को वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। इवन बच्चे भी अपने थिंकिंग को साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इंटरनली अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। मीन्स कि इन्वायरमेंट से बिना कांटेक्ट किए हुए ही चीज़ों को डायरेक्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेंटली। लेकिन जब बहुत छोटा बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो यह सब अलग अलग एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। वह एक टाइम पर एक ही चीज़ कर सकता है, या तो सामान तक पहुंच पाता है या पकड़ पाता है। वो अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अपने दिमाग में ही किसी ऑब्जेक्ट को लेकर ऑर्गेनाइज कर लेता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना कैसे है, उसको पकड़ना कैसे है, क्या करना है, इसी तरह से वो बच्चे भी अपने थिंकिंग को ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि हम लोग जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो मेंटली ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं, क्या यूज है, क्या सोचकर हम कुछ भी खरीदते हैं। तो किसी भी जो स्कीम्स को या किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के वे में, तो वो होती है ऑर्गेनाइजेशन। And second word is once children form new schemes, they rearrange them, linking them with other schemes to create a strongly interconnected cognitive system. जब बच्चे कोई नई स्कीम बनाते हैं तो उसे पहले रीअरेंज करते हैं,
ठीक है, पहले रीअरेंज करते हैं, फिर दूसरी योजनाओं से लिंक करते हैं। जैसे पहले आप कोई चीज़ देखे, फिर उसके पास पहुँचे, उसको होल्ड किए, फिर उसको यूज किए, तो ये सभी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है और पूरा कॉग्निटिव सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन। नेक्स्ट टेंडेंसी है एडेप्टेशन, मीन्स की अनुकूलन। बेसिकली सभी प्राणियों में यह टेंडेंसी होती है कि वे अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्ट करना सीख जाते हैं। ठीक है, वो जो भी इन्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, तो ये है अडेप्टेशन। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, मीन्स कि यहाँ इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, फिर उसके आधार पर हम या बच्चे अपने स्किन्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि जब विंटर आती है तो हम लोग ऊनी कपड़े निकालते हैं, फिर पहनने लगते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूलित होना है। ठीक है, इट इज़ द टेंडेंसी टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, कि यह उनके पर्यावरण के अनुकूलन होने की प्रवृत्ति है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी दो एक्टिविटी होती है इसके अंदर, एसिमिलेशन होती है, एकोमोडेशन होती है। एसिमिलेशन मीन्स आत्मसात, एकोमोडेशन मीन्स समायोजन। तो पियाजे ने दो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, एक है एसिमिलेशन एंड दूसरा एकोमोडेशन। ये दोनों एडेप्टेशन का ही पार्ट है। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बारी बारी से। अब तो एसिमिलेशन को देखते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। व्हेन वी यूज आवर करंट स्कीम्स टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मीन्स कि आपके पास या हमारे पास जो करंट स्कीम होता है उसे यूज करते हैं अपनी बाहरी दुनिया को इंटरप्रेट करने के लिए। मीन्स जो बाहरी दुनिया है उसकी व्याख्या करने के लिए अपनी करंट स्कीम का यूज करते हैं, तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे आपके पास कोई नई स्कीम है और कोई नई चीज़ देखी और उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लिए और समझ गए कि चलो पुरानी स्कीम से ही काम चल गया, नई समझने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका हो गया एसिमिलेशन। दूसरा पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग्स न्यू बाय फिटिंग इट इनटू व्हाट वी ऑलरेडी नो, मीन्स न्यू इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसी में एडजस्ट करना, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन। थर्ड वन है वी मे हैव टू डिस्टॉर्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू मेक इट फिट। कभी कभी पूरी स्कीम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत बदलाव करके पुरानी स्कीम को ही एडजस्ट कर लेते हैं, स्कीम में कोई नयापन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यह भी एसिमिलेशन का ही पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलाने आता है और आपको बाइक या स्कूटी चलानी है, तो थोड़ी बहुत आप उसकी फंक्शन सीख लेते हैं, तो आपको कोई नया चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुराने स्कीम से ही काम चल जाती है, तो ये आपका हो गया एसिमिलेशन का पार्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि आपको पुराने स्कीम से काम नहीं चलता है, आपको स्कीम पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ती है, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इट अकर्स व्हेन वी मस्ट चेंज आवर एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स कि जब नई स्कीम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं अपने आसपास की घटना या दुनिया को समझने के लिए, तो यह एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे बच्चे जब डॉग को 4 लेग वाले एनिमल समझने लगते हैं, तो जेब्रा, फॉक्स, बेफेलो एक्सेट्रा सभी 4 लेग्स वाले को वो डॉग ही समझते हैं, उन्हें लगता है कि सभी 4 पैर वाले एक ही जानवर होते हैं, डॉग। ठीक है, तो हमें न्यू स्कीम या कॉन्सेप्ट चेंज करनी पड़ती है बच्चे के अंदर, तभी वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि सभी 4 लेग वाले एनिमल डॉग ही नहीं होते हैं। तो हमें पुरानी स्कीम से काम नहीं चलती है,
हमें चेंज करनी पड़ती है। तो ये डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में, कि एसिमिलेशन में होता है कि पुरानी वाले से ही काम चल जाता है, बट एकोमोडेशन में क्या होता है कि पूरी की पूरी स्कीम चेंज करनी पड़ती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसा कि अभी मैं बताया कि एसिमिलेशन में कि जब कोई साइकिल चलाना जानता है तो उसको स्कूटी चलाना आसान होता है, उसे पता होता है कि हैंडल कैसे संभालना है, ब्रेक कैसे लगाना है। बस यह अंतर होता है कि साइकिल में पैडल लगाना होता है और स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम पुरानी स्कीम से ही काम चला लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज करने से ही काम हो जाता है। तो ये हो गया एसिमिलेशन का पार्ट। लेकिन जब हम कार चलाना सीखना है तो हमें स्कूटी वाली स्कीम काम नहीं आती है, हमें नया स्कीम डेवलप करनी पड़ती है, उसके फंक्शंस को सीखना पड़ता है। तो ये हो गई एकोमोडेशन की पूरी स्कीम्स, पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट हुई, इंफॉर्मेशन हुई, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब इसका दूसरा पॉइंट है, वी क्रिएट न्यू स्कीम्स आफ्टर नोटिसिंग दैट आवर करेंट वे ऑफ थिंकिंग डू नॉट कैप्चर द इन्वायरमेंट कंप्लीटली। हमें न्यू स्कीम को डेवलप करना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि अब जो चीज़ें हैं हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, हम पुरानी स्कीम के आधार पर नई स्कीम को नहीं समझ सकते, इसलिए न्यू स्कीम लानी पड़ती है, चाहे किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, स्कीम को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम मीन्स संतुलन। हमने एडेप्टेशन में एसिमिलेशन पढ़ा, एकोमोडेशन पढ़ा। अब इन दोनों के बीच सिचुएशन वेरीज करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की किस तरह वो एसिमिलेशन से एकोमोडेशन की तरफ जाते हैं, और यह सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि क्या नई चीज़ें सीखनी है, उसमें किस तरह से एडजस्ट या चेंज करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर अ बैलेंस, ठीक है। बेसिकली जो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन से एकोमोडेशन तक जाने का, या सिर्फ आप एसिमिलेशन तक ही रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया आपका एसिमिलेशन, ये हो गया आपका एकोमोडेशन। तो कई बार क्या होता है कि आप के पास जो स्कीम है, इंफॉर्मेशन है, उसी से काम चल जाता है। तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप सिर्फ एसिमिलेशन तक ही रह जाते हैं या आपको नई स्कीम सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आप एकोमोडेशन तक आपको आना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जब आप यहाँ आते हो, एसिमिलेशन से एकोमोडेशन की तरफ आते हो, तो यहाँ पे आप एक बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यह बैलेंस उस वक्त बिगड़ जाती है जब आप एसिमिलेशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको नई चीज़ डेवलप करनी ही पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप एसिमिलेशन करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रही है, आप उसे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ आपको बढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपकी बैलेंस क्या होती है, बिगड़ जाती है, आप उसे डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और यहाँ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्कूटी सीखने के बाद कार सीखने की जो बात आती है, तो इसमें बैलेंस की भावना नहीं आती है क्योंकि एक नई सिचुएशन सामने आ जाती है, कार सीखना। तो उस वक्त डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसी डिसइक्विलिब्रियम को पियाजे ने कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया था। जब यहाँ पे जो असंतुलन जब आती है, जब आप नहीं एडजस्ट कर पाते हो, नहीं सीख पाते हो, तो इसको यहाँ पे कहा गया है, पियाजे ने नाम दिया है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संज्ञानात्मक संघर्ष। बच्चा संघर्ष करने लग जाता है क्योंकि वो खुद को एसिमिलेट नहीं कर पाता है और ना ही कोई नया रास्ता दिख रहा होता है, तब वह नया स्कीम खोजने की कोशिश करता है। तो ऐसे में थोड़ी कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट होने लगता है और यह पियाजे के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लर्निंग इसी से इम्प्रूव्ड होती है। एक नई स्कीम खोजते हैं तो एक नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तब हमें एक ऐसी चीज़ खोजनी पड़ेगी जिससे बैलेंस बना पाए, और जो बच्चा मन में ये
ठान लेगा कि बैलेंस बनाना ही है तो डिफरेंट वे से वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वो लर्निंग भी होती है उनकी, और जो नॉलेज भी वो गेन करते हैं, नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, when children are not changing much they assimilate more than they accommodate a steady comfortable state that Piaget called cognitive equilibrium। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जब बच्चे ज़्यादा एसिमुलेशन करते हैं तो कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि जब दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, आराम से एसिमुलेट करते हैं किसी भी चीज़ों को, जो हम पहले से जानते हैं सभी उसमें समाया जा रहा है, तो ऐसे में असंतुलन की सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम चलती रहती है, तो यह प्रक्रिया बच्चों में जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है पियाजे के स्टेज का, तो उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पियाजे स्टेज इज, फर्स्ट वन, स्टेजेज प्रोवाइड जनरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, कोई पार्टिकुलर सिद्धांत नहीं है, जैसे कोई मॉरलिटी पर ही बेस हो या कोई इमोशंस पर ही बेस हो। उनकी थ्योरी जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स सभी बच्चा इन सभी विकास के चरण से गुजरता ही है। ठीक है, एंड सेकेंड वन है, द स्टेजेज आर इनवेरिएंट ऑलवेज अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर कांट बी स्किप्ड। मीन्स स्टेजेज हमेशा फिक्स्ड ऑर्डर में ही चलेगी, पहले सेंसरी मोटर से गुजरना पड़ेगा, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप विकास होता है, किसी एक को भी आप स्किप नहीं कर सकते। हर स्टेज की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर स्टेज को पार करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे हर एक स्टेज से वो गुजरते ही हैं। थर्ड वन है, स्टेजेज आर यूनिवर्सल, मीन्स किसी भी एस्पेक्ट्स कल्चर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाएं तो भी यह स्टेज फॉलो होती है। बच्चे इसी स्टेजेज के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो या सोसाइटी से हो। तो ये रही जीन पियाजे का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग दूसरी पार्ट करेंगे और तीसरी भी जल्द ही करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।